हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। एंड आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग ग्लोबल जस्टिस सिस्टम। तो आज हम टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे जो ग्लोबल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड हैं। देखो, एक तो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर क्या डिस्कस करेंगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एंड इसके साथ ही आईटीएल लॉज। आईटी लॉज क्या है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉज ऑफ सीज एंड यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है ना, ये काउंसिल है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हमारा आज का एजेंडा रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। वो क्या है? दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में ना कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो पहली चीज़ कि इंडिया ना इसका मेंबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और देखो इसके नाम में ही क्या लिखा है, नाम में लिखा है क्रिमिनल। तो कहीं ना इसके जो भी फंक्शंस होंगे वो क्रिमिनल चीज़ों के साथ डिस्कस रिलेट करते होंगे, जैसे कि वॉर क्राइम। ठीक है ना, वॉर के टाइम पे आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्राइम्स किए जाते हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो जो भी ऐसे इश्यूज होते हैं ना वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आप मान सकते हो कि इसके एम्बिट के नीचे आते हैं। एट द सेम टाइम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसके अलावा जेनोसाइड। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जैसे जेनोसाइड आपने सुना होगा ना, तो उस जेनोसाइड के रिलेटेड केसेस भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। एंड तो ये 3-4 टाइप के जो इस टाइप के क्राइम्स होते हैं ना जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस के रिलेट करते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो इंडिया बाउंड नहीं है इसके डिसीजंस के साथ। ठीक है, और क्या आपको डिस्कस करना है? देखो इसके हेडक्वार्टर क्या है? द हेग के अंदर। ठीक है ना, द हेग कहाँ है? नेदरलैंड्स में। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? फॉर्मेशन हुई थी 2002 के अंदर थ्रू रोम स्टैट्यूट। ठीक है, और एक क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल, और ये दुनिया का ना पहला ऐसा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है ना, जो सिर्फ क्रिमिनल चीजों के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, एंड साथ ही क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट्स ही इसमें होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनजीओ लिख देगा तो वो आप उसको टूर मार कर दोगे, नहीं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देखो ये जो आज जो हम 5 ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं ना, बस इसमें 5-5 पॉइंट ही हैं लगभग, ऐसा मान लो सभी में। वो पढ़ लिए, वो याद हो गए, तो वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इंडिया मेंबर नहीं है, ये इस टाइप के क्राइम्स देखता है जैसे वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग के अंदर। एंड ये रोम स्टैट्यूट 2002 के थ्रू बना था। समझ गए? अब जरा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी इसको है। ठीक है ना, ट्रिब्यूनल आप समझते हो ना, ट्रिब्यूनल आपने डेफिनेटली पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, आर्टिकल 323A। ठीक है ना, 323B। अगर नहीं पढ़ा तो वहां पे जाके पॉलिटी के अंदर पढ़ लेना कि ये किस टाइप की बॉडीज होती हैं। तो ट्रिब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो वो पॉलिटी साइड से बनेगा। ठीक है, और किस टाइप के क्राइम्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं? जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन मैं भूल गया था, तो क्राइम ऑफ एग्रेशन भी आप ऐड कर लीजिएगा। और ये ना फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, कई बार इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये सही में फर्स्ट है? बिल्कुल, ये सही में फर्स्ट है, जो कि बना था रोम स्टैट्यूट के थ्रू इन जुलाई 2002 विद इट्स हेडक्वार्टर एट हेग द नीदरलैंड्स। ठीक है, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही सेम चीजें जो हमने डिस्कस करी, जेनोसाइड के अगेंस्ट डील करना, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, वॉर क्राइम के अगेंस्ट, एज वेल एज अग्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया ने रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एट द सेम टाइम कुछ करंट अफेयर्स की वजह से भी थोड़ा न्यूज में रहता है, जैसे मलेशिया इसका मेंबर बन गया था और ब्रुंडे ने इसको छोड़ दिया था। तो ये कुछ इससे चीजें रिलेटेड होगी, बट वही 4-5 चीजें मैंने आपको जो बताई उतना याद कर लोगे तो उतने में हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड एवेल्युएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू
ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो आप मेरे से बेटर मुझे बता सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, जब हमने प्रिंसिपल ऑर्गन वाला चैप्टर पढ़ा था ना। प्रिंसिपल ऑर्गन वाला चैप्टर जो थर्ड हमारा यूनिट था, वो इसी के बारे में तो था, जब हमने 6 जो थे, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एज वेल एज ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन इकोसॉक के बारे में पढ़ा था। ये 5 ये, और छठा क्या था? छठा हमारा आईसीजे ही तो था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर आपको नहीं पता, आप वहां पे वापस एक बार जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर कुछ मैं बताना चाहूं तो मैं इतना बता देता हूं कि देखो, इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ थे? हेग नीदरलैंड में ही थे, ठीक है ना। और फॉर्म कब हुआ था? फॉर्म हुआ था 1945 के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी क्या, कि यहाँ पे स्टेट्स ही दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट केस कर सकती है, मतलब कंट्री ही कंट्री के अगेंस्ट कर सकती है, एक इंडिविजुअल जाके वहां पे केस नहीं कर सकता। याद करो, मैंने आपको ना निर्भया केस भी वहां पे एक्सप्लेन किया था। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? 15 जजेस। कितने टाइम पीरियड के लिए? हर जज का टाइम पीरियड होता है 9 ईयर्स। इलेक्ट कैसे होते हैं? यूएन जनरल असेंबली एज वेल एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर वोट करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ के जजेस इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये इकलौता ऐसा यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन था जिसके हेडक्वार्टर हेग में है। बाकी सबके कहाँ थे? बाकी सबके थे न्यूयॉर्क के अंदर। इंडिया ने कुलभूषण जाधव वाला केस भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इंडिया को वियना कन्वेंशन के अंदर कॉन्सुलर एक्सेस मिल गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने बेसिक रिवीजन कर ली जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और डिटेल जाननी है तो आप यूएन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देख लेना, या फिर वो नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा ना डिफरेंस देख लो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया और जो यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। देखो, पहली चीज तो बहुत ही क्लियर है, यहाँ ये यूएन का ऑर्गन नहीं है, ठीक है ना। आईसीजे तो यूएन का ऑर्गन है, तो एक मेजर डिफरेंस तो यही हो गया। पर हालांकि ये यूएन का मेजर ऑर्गन नहीं है, पर इसको ना यूएन से सपोर्ट मिलती है, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन हो गई यूएन की तरफ से, तो इस तरह से इसको फंडिंग होती है। और साथ ही साथ कहाँ से होती है? डिफरेंट गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन। यहाँ पर फंडिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, यूएन में। दोनों के हेडक्वार्टर की बात करो, वो तो सेम ही है, द हेग नीदरलैंड्स के अंदर ही है, राइट। केसेस किस टाइप के हैं? देखो, नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो क्रिमिनल केसेस ही होंगे ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जो पार्टीज के बीच में कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो वो चीजें वहां पे डिस्कस कर ली जाती हैं। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं, जेनोसाइड, क्राइम ऑफ अग्रेशन, ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स। इसमें बाकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मैरीटाइम हो, सॉवरेनिटी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो। तो एक बहुत ही वाइडर स्कोप है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। समझ आ गया जी? बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन का मीनिंग ना, अगर आपको जानना है, आप पॉलिटी का अपने पॉलिटी में ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन में अगर सिंपली मैं बताऊं तो ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही एक मेथड होता है, जिसके अंदर डिफरेंट पार्टीज जो कि लीगल मेथड नाउ अडॉप्ट करके एक तरीके का आर्बिट्रेशन का रूट फॉलो करती हैं, जहां पे थोड़ा कंसेंसस बिल्ड करना थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। अब ये ना थोड़ी टाइम पहले न्यूज में था। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक ना इटालियन मरीन्स का केस था। अब हम इस केस की देखो डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, पर आप ऐसा समझ लो कि इटली के कुछ एक कंपनी के लोग थे, तो वहां से वो लोग इंडिया के कहीं आसपास घूम रहे थे और आपस में ना कुछ फिशरमैन के साथ उनका एक फिशरमैन को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने समझा था कि इसको ये कहीं इसको चोरी करने आया एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा केस था। अब केस में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो केस एक्चुअल में ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जाके सॉल्व हुआ था। इसके साथ ही साथ एक यूके और इंडिया का ना काफी मेजर एक इशू चल रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू केन्स एनर्जी। ये एक कंपनी थी, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के ऊपर रिलेटेड इनकी चीजें थी, जहां पे इन्होंने अपने शेयरिंग जो थी, जितने भी शेयर्स थे, कुछ शेयर्स अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर किए थे, जहां पर इनको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पे करना पड़ा था। तो वो चीज भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर सॉल्व हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में बन जाता है। अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। देखो, ये ना एक्चुअल में ना कोर्ट नहीं है, ये एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अगर आपको लिख देगा कि ये कोर्ट है, तो नहीं, ये भैया कोर्ट नहीं है, ये एक्चुअल में एक फ्रेमवर्क है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू जो ट्रिब्यूनल जैसे हम डिस्कस करते हैं कि डिस्प्यूट्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, इसके भी हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स के अंदर ही है।
तो आपने देखा हमने जितने तीनों आज पढ़े, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एज वेल एज पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके भी हेडक्वार्टर्स तीनों के कहाँ हैं? द हेग, नीदरलैंड के अंदर ही है। और ये बना कैसे था? ये बना था हेग कन्वेंशन में, ठीक है। जो हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या पढ़ा था? रोम स्टैट्यूट ना, इसी तरह से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का क्या है? हेग कन्वेंशन। कब था? 1899। तो ये काफी पुरानी बॉडी है एज कंपेयर टू द अदर टू, ठीक है। समझ गए ये चीजें? थोड़ा ना और चलो इसको और ना डिटेल में हम अब जान लेते हैं। ये भी देखो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है। एस्टैब्लिश कैसे हुई थी? हेग पीस कॉन्फ्रेंस में 1899 में सॉरी। हेग नीदरलैंड्स के अंदर हेडक्वार्टर है। एंड इट इज नॉट अ कोर्ट इन ट्रेडिशनल सेंस, इसको ना याद कर लो, इट इज नॉट अ कोर्ट इन ट्रेडिशनल सेंस। वो पूछेगा आपसे अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो ये स्टेटमेंट आ सकती है। तो ये ट्रेडिशनल सेंस में एक कोर्ट नहीं है, पर एक फ्रेमवर्क है ताकि ट्रिब्यूनल्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स के ऊपर करने के लिए, ठीक है ना। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो नॉर्मल एक आर्बिट्रेशन या ट्रिब्यूनल से रिलेटेड किसी बॉडी के हो सकते हैं कि किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाए इसके ऊपर। अब इंडिया क्या इसका मेंबर है? हाँ जी, इंडिया इसका मेंबर है। तो देखो एसेंशियली हुआ क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया मेंबर नहीं है, आईसीजे का इंडिया मेंबर है, पीसीए का इंडिया मेंबर है, ठीक है ना। तो इस टाइप का डिफरेंस आप तीनों में भी कर सकते हो कि कौन कब बना था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ इंडिया मेंबर है, कहाँ किस तरीके से होता है और क्या किससे रिलेट करता है, वहां पर आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे देखो केसेस हैं जो पीसीए के थ्रू रिजॉल्व किए जाते हैं, चाहे वो किशन गंगा आर्बिट्रेशन हो, इटालियन मरीन्स का थोड़ा मैंने केस आपको बताया, बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे थे तो उसके रिलेटेड भी चीजें इसके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व हुई थी, ठीक है। ये केन्स एनर्जी का केस है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि केस में हुआ क्या था, यूपीएससी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। और क्या है? और है देखो इंडिया इसका पार्टी है ही है, मैंने बता ही दिया। और इसका जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, इसका यूएन के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस है और इसका ये पटिए फॉर्मल ऑर्गन नहीं है। देखो फॉर्मल ऑर्गन कैसे हो सकता है? वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो प्रिंसिपल ऑर्गन, तो दो थोड़ी ना कोर्ट बनाएंगे वो, वैसे कोर्ट तो ये है नहीं बट उस सेंस की एक ही टाइप की बॉडी चाहिए होगी ना, तो वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इस वजह से ये फॉर्मल ऑर्गन नहीं है। हम फॉर्मल ऑर्गन तो ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जो मल्टीपल टाइम्स में आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं, राइट। अब चलते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज, ITLOS इसको बोलते हैं। तो देखो होता क्या है ना, एक ना कन्वेंशन है यूएन की, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है ना, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, कि सीज के बारे में कुछ कन्वेंशन है। तो जैसे मान लो ये ना इंडिया है, ठीक है ना, ये साउथ इंडिया मैंने बनाया थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से ना जो हमारी बाउंड्री है वहाँ से कुछ मीटर तक, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा खुद का ही ये एरिया होता है, टेरिटोरियल सी इसको बोलते हैं। और अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से लेके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये वाला जो चीज़ होती है ये होता है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं, जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो बहुत जगह ना डिस्प्यूट आ जाते हैं किससे रिलेटेड, कि किसी एक कंट्री का EEZ दूसरी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ वहीं पे आ रहा है, दोनों का कंबाइन हो रहा है कहीं जगह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर जो भी इनको राइट्स मिले हुए हैं ना इस कंट्री को कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते, ये दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, और वहां पे काम आता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज का। तो ये जो यूएन कन्वेंशन है ना, ये बनी थी 1982 के अंदर, उसी के अंदर ITLOS यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज का गठन किया गया, ठीक है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि किस तरीके से ये जो लॉ ऑफ सीज के ऊपर डिस्प्यूट्स होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जरा आप समझ गए इसको, और डिटेल में जरा देख लेते हैं। देखो ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। काफी बार देखा गया ना कि यूपीएससी यहीं पे क्वेश्चन मार्क डाल देता है, डिफरेंट ना जो भी MCQs होते हैं यहीं पर कई बार ना गड़बड़ करने का यूपीएससी को मौका मिल जाता है। तो आपने ये चीज ध्यान से हर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड नोट करनी है। मैंडेट देखो यूएन कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही हुई थी, जो 1982 में कहाँ पे, जमैका के अंदर साइन हुआ था यूएन कन्वेंशन, वहां पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फॉर्मेशन कब हुई इसकी, थोड़ा ये लेट आई फोर्स में, क्योंकि बाद में सभी ने साइन किए होंगे इस पे।
एंड इट हेल्प्स इन कि ओशन स्पेस, उसके यूज़ और उसके रिसोर्सेज, ओशन में आपको पता ही है कितने सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर जैसे फिशिंग हो गया या फिर और जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ITLOs का हेल्प ली जाती है। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, यहाँ टोटल 21 जजेस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, ताकि ऐसा इंश्योर किया जा सके कि जो डिफरेंट जोग्राफीज हैं, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो सबको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना होता है, 9 ईयर्स का ही होता है, एंड दे कैन बी री इलेक्टेड। करंटली कितने सिग्नेटरीज हैं, 168। हेडक्वार्टर है जर्मनी में, एंड फॉर्मेशन हुई थी 1996 के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हो, बट मेजरली आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा हाँ, UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, एंड इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, इट एम्स टू सेफगार्ड द वेरियस मेराइन रिसोर्सेज, तो जो मेराइन रिसोर्सेज होते हैं एज वेल एज जो उसके अंदर स्पीशीज होते हैं उनको कैसे करना है, और जो प्रोविजन दे रखी हैं किसकी, टेरिटोरियल ऑक्यूपेंसीज ऑफ सीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आई होप आपने ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन चीज़ों के बारे में अपनी ज्योग्राफी में डिस्कस किया होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने आपको बता ही दिया कि जो बेस लाइन है वहां से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कंट्री के पास राइट्स होते हैं। अगर मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाऊं तो देखो, ये हमारा EEZ है, ठीक है ना, ये जितना ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये पूरा जो है, तो ये हमारा EEZ के अंदर आता है। साथ ही साथ ये अंडमान निकोबार की वजह से भी हमारा काफ़ी बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है। तो यहाँ पे कभी हमारे डिस्प्यूट्स होंगे तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज के थ्रू रिजॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको UNCLOS के बारे में और जानना है तो ये देखो, ये हमने ना चैप्टर 7 जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने इसको दे रखा है, तो वहां पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में भी दोबारा देख लेंगे। ठीक है, और इंडिया ने देखो, आपको पता ही है इंडिया UN के रिलेटेड चीज़ों पे कितना ज़्यादा फोकस करता है, तो इंडिया इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्टी रहा है इसके अंदर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप चाइना की बात करो ना, तो चाइना ने काफ़ी बार UNCLOS को वायलेट किया है, मतलब उसकी बातें नहीं मानी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन को देखते हो, ठीक है ना, वियतनाम के साथ इनका कॉन्स्टेंटली डिस्प्यूट रहता है, और भी बहुत सारी कंट्री है वहाँ पे उसी एरिया के अराउंड, वहाँ पर भी इनके डिस्प्यूट्स रहते हैं, और चाइना ने कई बार जो UNCLOS ने बोला है उसको नहीं माना है। ठीक है, तो ये था कुछ और चीज़ें, एंड हम आप ये भी देख सकते हो कि इंडियन वुमेन को भी इसके अंदर अकॉर्डिंगली इलेक्ट किया गया है ITLOS के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज। अब चलते हैं हमारी आखिरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी थी, UN ह्यूमन राइट काउंसिल के ऊपर, दैट इज UNHRC। अब देखो ना, ये जो बॉडी है ना थोड़ा सा न्यूज़ में रहती है, पता है क्यों? आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, यहाँ पे कश्मीर, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, उसका जो आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक कर लिया गया था, और इंडिया के साथ एक बेटर इंटीग्रेशन, जो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ बेटर इंटीग्रेशन की कोशिश की गई थी। ठीक है ना, और साथ ही साथ इनको यूनियन टेरिटरी भी थोड़े टाइम बाद बना दिया गया था। तो हुआ क्या उस टाइम पे, देखो UNHCR ने ना, या फिर UN इसकी बात कर लो, तो इन्होंने ना क्या किया था, इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि इन्होंने एक प्रॉपर वायोलेशन किया है, इन्होंने ना प्रॉपरली इंडिया ने नहीं किया, जम्मू कश्मीर के लोगों की इनको वॉइस सुननी चाहिए थी, ये चीज़ बहुत गलत हुई है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने ना इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इसके रिलेटेड। हालांकि इंडिया ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया ने पूरी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया कि ये एक बायस्ड रिपोर्ट थी। इसके साथ ही साथ देखो, US ने भी इससे विड्रॉ किया था। ठीक है ना, US ने भी पिछले कुछ टाइम पहले विड्रॉ कर लिया था, पर बाद में ऐसी न्यूज़ आई थी कि अब दोबारा से ये रीज्वाइन करने की भी कोशिश रीज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि देखो पहले जब विड्रॉ किया था वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम हुआ था, फिर बाद में जब जो बाइडेन आ गए तो जिनके प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बाद इन्होंने फोकस किया कि हम इसको रीज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी थोड़ी मेंबरशिप के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं तो एक्चुअल में ना इसके सभी कंट्रीज मेंबर नहीं होते, इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 47। ठीक है, अब ये 47 मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं, इनको UN जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, वो वहां पे वोटिंग होती है जनरल असेंबली के अंदर, उसके थ्रू इसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। कितने टाइम के लिए? 3 ईयर्स के लिए। ठीक है ना, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। 47 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर्स देखो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या इंडिया इसका मेंबर है? देखो ये मेंबरशिप ना चेंज होती रहती है, हालांकि करंटली इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है ना, करंटली इंडिया इसका मेंबर है, और ये क्योंकि UN की बॉडी है तो यानी कि UN के अंडर आती है, और साथ ही ये क्या है, ये है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी।
और बनी कब थी? बनी थी देखो 2006 में, 2006 में इसको बनाया गया था। इसके पहले ना एक और होता था, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, वो होता था, उसको रिप्लेस किया गया, ये बनाया गया यूएनजीए यानी कि यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 के अंदर। ठीक है, समझ गए ये चीजें, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। ठीक है, 47 मेंबर्स, 3 ईयर्स, जेनेवा के अंदर है, इंटर गवर्नमेंटल है, यूएनजीए के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आप याद रख लो, कहीं ना कहीं अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेटमेंट्स घूम फिरा के वो आपसे पूछ लेगा। तो जरा डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यूएन के अंदर, नाम में ही है ना यूएनएचआरसी, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ह्यूमन राइट्स। जहां जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वहां कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालने का कोशिश करता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज डिफरेंट कंट्रीज में प्रमोशन किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स एक बेसिक एसेंशियल राइट्स हैं और इनको इंश्योर किया जाना चाहिए। ये किसको रिप्लेस करके बना था? यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके बना था इन 2006 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, एक देखो और ऑफिस है, वो है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, कि कुछ भी जैसे एजेंडा सेट करना या कुछ भी इनके डिसीजंस किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उनको चेक करने का काम, या फिर और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम होते हैं, वो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ही करता है। ठीक है, मेंबर्स मैंने आपको डिस्कस कर लिया, 47 मेंबर, 3 साल के लिए, किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप क्लियर ही होंगे कि किस तरह से जहां जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है एंड फंडामेंटल राइट्स को प्रमोशन के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं वो एचआरसी के द्वारा लिए जाते हैं। इंडिया को थोड़ा इसको क्रिटिसाइज हमेशा करता रहता है एंड यूएस ने इससे विड्रॉ किया था, बट बाद में यूएस ने इसको रीज्वाइन करने का भी बोल दिया। देखो इंडिया के ऊपर भी ना, इंडिया के साथ भी थोड़ा सा ना वो चलता रहता है इनका, तो इंडिया भी थोड़ा कंसर्न रहता है कि बैड प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए, क्योंकि कश्मीर को रिलेटेड काफ़ी इंडिया के स्टेप्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था, तो इस वजह से ये थोड़ा ना न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी हमने पांचों चीज़ें समझी हैं, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एज वेल एज पीसीए, ITLOS, एज वेल एज जो यूएनएचआरसी था। ठीक है, ये पांचों के पांचों क्लियर हो गए होंगे, और जो टॉप 3 है ना, जो पहले 3 हमने डिस्कस किए, ICC, ICJ एंड PCA, इनके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंस है कि इंडिया किसका मेंबर है किसका नहीं है, हेडक्वार्टर्स तो देखो तीनों के सेम ही है, और जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपस में ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच के ना जो माइन्यूट डिफरेंसेज हैं उसके ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो एक बार इसको भी पढ़ लेना, फिर अगले सेशन में हम अकॉर्डिंगली नेक्स्ट अपने चैप्टर पे मूव कर जाएंगे और उसको भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।